हेलो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन एमसीक्यू से संदर्भित सेशन है और प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर मौर्य साम्राज्य को हम इसमें डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत, जो हमारे मौर्य काल से क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की को ही हम यहाँ पे देखेंगे, जिसकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन यही है कि अशोक के अभिलेखों में कि मतलब अशोक के किस नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अशोक के किस उपाधि का, या उपाधि कह लें या नाम कह लें, का प्रयोग देखने को मिलता है, मतलब प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में देखिए। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक नहीं है, पहले ये जान ले आप। तो नाम फिर क्या है? तो यहाँ पे आंसर हम जो करेंगे वो होगा देव नाम पिये। ठीक है, ये नाम आपको अभिलेखों में मिलेगा, देव नाम पिये। ठीक है, तो यही नाम अशोक के अभिलेखों में, जो इसके शिलालेख है, लघु शिलालेख है, बृहद शिलालेख है चाहे, तो इस सब में जो है अशोक का नाम देव नाम पिये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब देखिए, अब अशोक का नाम की बात करें हम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक का नाम अशोक, अब ये किस अभिलेख में है? ठीक है, ये किस अभिलेख में है? अब मैं चाहूँ तो अगर मतलब एक ही अगर ऑप्शन बनाना चाहूँ तो या तो गुजरा बना दूँ या तो हम मतलब मास्की बना दूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको सोर्स बताता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो इसमें किस किस सोर्स में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। पहले एक तो मस्की अभिलेख है, ठीक है, एक गुर्जरा अभिलेख है, ठीक है, एक नेतुर सन्नाथी है, और एक उद्गोलन है। ठीक है, ये तो अभिलेख की बात हो गई। 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक आया है, और एक 5वां भी सोर्स है जिसमें अशोक नाम ही आया है। वो क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो हमने क्या देखा कि ये 5 सोर्स ऐसे हैं जिसमें कि अशोक का नाम अशोक आता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे जो बनते हैं मास्की और गुर्जरा से बनते हैं कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में आया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे और या तो मास्की डाल देंगे या तो गुर्जरा डाल देंगे। लेकिन आप यूपी के क्वेश्चंस को देखिएगा तो उसमें नेतुर सन्नाथी भी मिलेगा, आपको उद्गोलन भी मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आएँ, आपको ये 5 चीज़ें याद रखनी है, और बस कोई भी ऑप्शन अगर रहे, अगर दोनों ऑप्शन रहे तो ए भी कर लें, लेकिन ये 5 मतलब जो सोर्स से अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिकंदर ने, मतलब यूनानियों के साहित्य में सेंड्रोकोटस की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, सेंड्रोकोटस, ठीक है, ये चर्चा मिलती है हमें यूनानी मतलब स्रोतों में हमें मिलती है। अब सेंड्रोकोटस की साम्यता जो लगाई गई है वो जेम्स प्रिंसेप ने, जो एशियाटिक सोसाइटी के, ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो प्रधान थे जेम्स प्रिंसेप, तो उन्हीं के द्वारा क्या हुआ कि इसकी साम्यता चंद्रगुप्त मौर्य से लगाई गई। तो पहले तो ये क्वेश्चंस देख लें। अब हम देखते हैं कि सेंडोकोटस शब्द जो यूज किया गया है यूनानी स्रोतों में, वो स्रोत मतलब किसके हैं। ठीक है,
तो एक तो एरियन, एरियन क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहता है, ठीक है दोस्तों। और एक जस्टिन है, ये क्या कहता है, सेंडोकोटस कहता है। मतलब आप ये जाने कि यूनानी स्रोतों में सेंडोकोटस की चर्चा है, ऐसे आप देखेंगे एंड्रोकोटस की भी चर्चा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन सेंडोकोटस से पूछते हैं ये। तो एरियन ने भी अपने मतलब जो भी उनकी रचना है उसमें सेंडोकोटस कहा है, और जस्टिन ने भी सेंडोकोटस ही कहा है, ठीक है। अब जस्टिन कब की बात आई तो जस्टिन से संदर्भित एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जस्टिन ने ही कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना को लेके, सेना के सहारे, मतलब चंद्रगुप्त जस्टिन कहता है, वैसे प्लूटार्क भी 6 लाख सेना की बात बताता है, ठीक है। तो जस्टिन और प्लूटार्क कहते हैं, जस्टिन और ये प्लूटार्क भी जोड़ लीजिए आप, ऐसे तो वो संख्या भी बताता है, लेकिन आप ये जानें 6 लाख सेना की दोनों चर्चा करते हैं। और ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना को लेके और पूरे भारत को रौंद डाला, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बनता है, तो एक प्लूटार्क और दूसरा जस्टिन, ठीक है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस सेंडोकोटस और एंडोकोटस की बात आ गई, ठीक है। अब जो युद्ध हुआ, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ वो सबसे फेमस युद्ध किससे के साथ हुआ, तो सेल्यूकस निकेटर से, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। आपको पता है कि सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। ये युद्ध कब हुआ, 305 बीसी में, ठीक है। 305 बीसी में युद्ध होता है ये। तो यहाँ पे होता क्या है कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो युद्ध में हार जाता है। तो जब हार जाता है तो उसमें संधि होती है, ठीक है। तो संधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी दिए, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, लेकिन बनता है ये क्वेश्चन हेलेना से, ठीक है। हेलेना जो थी वो सेल्यूकस की पुत्री थी, और हेलेना की शादी किससे की गई, चंद्रगुप्त मौर्य से की गई, ठीक है। तो हेलेना की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुई है। हेलेना कौन है, हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें भी हमने देख ली। अब चलिए आगे हम देखते हैं। तो अब सेल्यूकस निकेटर की ही बात हुई, अब हम देखते हैं कि इसके साम्राज्य में कौन कौन से शामिल थे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन हमारा बनता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि मौर्य साम्राज्य में, मतलब चंद्रगुप्त के समय में ही, या चंद्रगुप्त समय की बात क्या करें, अशोक के भी समय में, श्रीलंका सिंहली द्वीप जो है उसके अंतर्गत शामिल था या नहीं था। तो उसके अंतर्गत श्रीलंका शामिल नहीं था, चूँकि आप जानते हैं महेंद्र और संघमित्रा को अशोक जो है वो भेजता है कहाँ, श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये क्वेश्चंस हमारे हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इसके अभिलेख में जो इसके राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं थे उनकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो आप देखिएगा कि इसके द्वितीय, मतलब सेकेंड जो है, इसका द्वितीय जो शिलालेख है अशोक का शिलालेख, ठीक है, इसमें इसके पड़ोसी राज्यों की चर्चा मिलती है जो इसके साम्राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं थे, ठीक है। कौन कौन है, चोल, चेर, पांड्य और सतीय पुत्र, सतीय पुत्र, ठीक है। ये 4 जो पड़ोसी इसके राज्य थे वो इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। आपको पता है भारतीय उपमहाद्वीप में जितना बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य रहा, उतने बड़े साम्राज्य की परिकल्पना अंग्रेज भी करते रह गए, लेकिन उतने बड़े साम्राज्य को वो विजित कर नहीं पाए। लेकिन इसके साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान भी था, ये आपको पता ही है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ही काबुल, कंधार, हेरात प्रांत, मकरात प्रांत दिए जाते हैं। लेकिन
आप देखिएगा तो सेकेंड जो इसका द्वितीय शिलालेख है अशोक का, बृहद द्वितीय शिलालेख जो है, उसमें इसके जो राज्य पड़ोसी राज्यों की चर्चा है, जो इससे ये मतलब निकाला गया कि ये जो राज्य थे चारों इसके साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे। ठीक है, अब चलिए इसी में हम देख लेते हैं कि शामिल साउथ में कौन कौन सा था, ये चीज़ें देख लेते हैं। तो साउथ में, और द्वितीय शिलालेख की बात ना करें, साउथ के राज्यों में कौन कौन से शामिल थे। ठीक है, तो एक कर्नाटका है, कर्नाटका ये शामिल था। आंध्रा की बात करें, आंध्रा ये भी शामिल था। ठीक है, अब कर्नाटका कैसे शामिल था ये चीज़ें देख ले हम। तो कर्नाटका से संदर्भित चीज़ें हम देखेंगे तो कर्नाटका में श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला ये कहाँ मैसूर में है, मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में है। यही श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे ये क्वेश्चंस यहाँ 2-3 क्वेश्चंस निकलेगा। एक तो कर्नाटका शामिल है, दूसरा ये है कि श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जब 12 वर्षों का अकाल मगध में पड़ता है तो यही चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ में, भद्रबाहु, अब ये भद्रबाहु कौन है ये भी समझ लें आप। भद्रबाहु दिगंबर मतलब जैन संप्रदाय, ये तो पहले जैन आचार्य हैं, तो जैन संप्रदाय मतलब जैन धर्म में एक संप्रदाय जो कि प्रथम संगीति में जिसका विभाजन हुआ था, जैन धर्म में ये दिगंबर मत के यही प्रवर्तक हैं भद्रबाहु। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, भद्रबाहु तो दिगंबर मतलब दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए। अब एक श्वेतांबर संप्रदाय की बात आप जानते होंगे, श्वेतांबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय की जहाँ तक बात है 2 भाग में बटा था पाटलिपुत्रा में, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक फिर कौन है, ये भी क्वेश्चंस बनता है। तो इसके प्रवर्तक कौन है, स्थूल भद्र। तो चलिए ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे निकले। अब चलिए अब हम अपने मुख्य बिंदु के तरफ चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु के साथ चला जाता है कहाँ, चंद्रगिरी पर्वत, वहाँ से श्रवण बेलगोला। और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि अब संलेखना विधि, संलेखना या संथरा विधि, संथरा विधि, इसी के द्वारा अपने मतलब प्राणों का त्याग करता है। ठीक है, तो फिर अब ये क्वेश्चन से यहाँ भी निकल गया कि संलेखना या संथरा विधि क्या है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं जैन धर्म से संदर्भित है, और जैन धर्म में ये मतलब प्राण उत्सर्ग करने के लिए ये विधि बताई गई है, संलेखना विधि के द्वारा या संथरा विधि के द्वारा आपको अपने प्राण का उत्सर्ग करना चाहिए, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो जैन धर्म से संदर्भित है, संलेखना या संतरा विधि। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चंस निकल गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब बिंदुसार की बारी आती है। ठीक है दोस्तों, तो बिंदुसार को क्या कहा गया है, बिंदुसार को अमित्रोचेटस, चेटस या अमित्र घात कहा गया है। ये क्वेश्चंस बहुत बार बना है अमित्र घात से संदर्भित। ठीक है दोस्तों, अमित्र घात का पहले तो ये पूछते हैं कि मतलब क्या हुआ, तो ये भी क्वेश्चंस बनता है। तो ये है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्र घात का मतलब होता है। ये कौन है, ये है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सेकेंड जो शासक बना मौर्य साम्राज्य का, वो बिंदुसार था। इसके लिए जो यूनानी साहित्य में ये जो शब्द आए हैं, ये कहाँ आए हैं, तो ये यूनानी साहित्य में आए हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो अमित्र घात का मतलब क्या होता है। तो अमित्र घात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ठीक है दोस्तों,
अब चलिए, इनके लिए एक और नाम का प्रयोग किया गया, सिंहसेन। ठीक है, सिंहसेन बिंदुसार को कहा गया, ये भी क्वेश्चंस आता है। तो सिंहसेन किस मतलब कौन से सोर्स में सिंहसेन का यूज किया गया है? तो ये है जैन साहित्य में। ठीक है, तो ये भी हमने क्वेश्चंस देख लिया। ठीक, अब चलिए यात्रियों से संदर्भित क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यही सेल्यूकस निकेटर से संदर्भित, जिसे आपने मेगास्थनीज को पढ़ा था, मेगास्थनीज, इनकी कृति है इंडिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमने एक क्लास में डील ही करवाया था। तो मेगास्थनीज की इंडिका है। तो मेगास्थनीज कौन थे? तो सेल्यूकस निकेटर के यही मतलब राजदूत थे, जो कि आए हुए थे कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था। ठीक है, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, वही आया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो अब बिंदुसार की जहाँ तक बात है, तो बिंदुसार में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस यही बनते हैं कि बिंदुसार जो है मतलब उसको क्या नाम क्या दिया गया है, ये चीज़ें बनती हैं। और एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं। तो इसमें क्या है, हाँ ठीक है, वो याद आएगा तो ही मैं आपको बताऊंगा। तो अब बिंदुसार की जहाँ तक बात है, तो बिंदुसार को ये भद्र मतलब सिंहसेन कहा गया, अमित्रोचेटस वगैरह कहा गया। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के सम्राट की, और वो कौन है? अशोक। ठीक है, अशोक। हाँ, अब अशोक की जहाँ तक बात करें, तो सबसे पहले तो अशोक से संदर्भित शुरुआती ही क्वेश्चन से पूछते हैं। हमने बताया शुरू में ही, देवनाम पियदशी या देवनाम पिय जो है इसके अभिलेखों में है। अशोक के नाम कहाँ हैं जो अशोक यूज किए गए हैं, वो चीज़ें हमने बताई। अब हम बताते हैं कि 269 BC में ये चीज़ें जो है ना, ये हर एक जगह आपको मिलेंगी। जैसे आपने देखा कि इसके पहले जो भी शासक हुआ करते थे, उनके तिथियों में, ईयर्स से संदर्भित, उसमें जो है बहुत सारे विवाद हैं। कोई तिथियां बताएंगे तो 2-4 साल पहले की भी तिथियां बताएंगे, लेकिन यहाँ कोई विवाद नहीं है। सभी स्रोतों में, चाहे वैदेशिक स्रोत हों चाहे देसी स्रोत हों, सभी स्रोतों में आपको 269 BC ही मिलेगा। अब इसका कारण समझ लीजिए आप, जो भी क्वेश्चंस ये पूछते हैं तो 269 ही देते हैं, 268, 267 इस तरह के देते हैं ये। ठीक है, एक 273 देते हैं ये, 273 से क्वेश्चंस बनाते हैं, मतलब इसी में वो भी चीज़ें शामिल रहेंगी, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा राज्याभिषेक से संदर्भित, तो उसके आंसर्स यही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चंस हो गया। अब देखिए, अब इससे संदर्भित हम बात करें मौर्य साम्राज्य से, तो मौर्य साम्राज्य से संदर्भित अभिलेखों की चर्चा हम देखेंगे। अभिलेख से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभिलेख से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मतलब वो चीज़ें जो हैं वो बहुत व्यापक ढंग से हम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभिलेख से हमारे आते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछता है कि अशोक जो था, अशोक का नाम देवनाम पियदशी, देवनाम पिय या देवनाम पियदशी क्यों आया? ठीक है, तो इसमें इसीलिए ये नाम आया दोस्तों कि बौद्ध धर्म का चूँकि समर्थक ये होता है, जब गुप्त से ये शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म में ये चला जाता है, लेकिन ये देवनाम पियदशी जो है बनाए रखता है। इसलिए बनाए रखता है कि ये जो है किसी धर्म का पूरे तरीके से समर्थक अपने आप को नहीं दिखाता। ये जो है ब्राह्मण धर्म का, चूँकि शुरुआत में ये समर्थक हुआ करता था, तो ये क्या करता है कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है। ठीक है, ये अपने धम्म में आप देखेंगे,
धम्म नीति हम पढ़ेंगे तो धम्म नीति से भी जो क्वेश्चंस हम बताएंगे एमसीक्यू में, लेकिन धम्म किस परिकल्पना इसने की और धम्म जो है इसी की परिणति आप देवनाम पीए में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ये क्वेश्चन देते हैं कि बौद्ध धर्म से संदर्भित है या ब्राह्मण धर्म से संदर्भित है या सर्वधर्म समभाव की बातें हैं, तो वहाँ सर्वधर्म समभाव की संभावनाएं बनती हैं और वही क्वेश्चंस में टिक भी लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं तो अशोक से संदर्भित जो बौद्ध सभाएं हुई है उससे क्वेश्चन से एक बनता है। तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी मतलब वहाँ पे सभा हुई थी। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रथम राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्रा में हुई थी और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो हमने ये बताया भी था कि कौन कौन शासक थे। ये आप उस क्लास को देखेंगे तो बहुत अच्छे से ढंग से समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू में बनते हैं वो चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में यहीं पे अशोक का शासनकाल होता है और ये तृतीय संगीति है, तृतीय बौद्ध संगीति है ये। ठीक है, तो यही हुआ था अशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बन गए। अब पाटलिपुत्र से संदर्भित दो चार क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो मेगास्तीज ने पाटलिपुत्र को पेलिम्ब्रोथा बोला। पेलिम्ब्रोथा मेगास्तीज के इंडिका में पेलिम्ब्रोथा की चर्चा हमें देखने को मिलती है, जो पाटलिपुत्र का। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपको पता है कि राजगृह जो है सबसे प्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया था और ये चीज़ें हम महाजनपद काल में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस हमारे निकल के आए। तो हमारे पढ़ने का तरीका ऐसा होगा कि जैसे हम क्वेश्चंस के रूप में आपको वन लाइनर क्वेश्चन तो अभी कितने में करवा दूँ, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से साम्यता जो बैठाए जाने की, जैसे अपने पाटलिपुत्र की बात की, इससे हमने 5 क्वेश्चंस निकाल दिए। अब 5 क्वेश्चन में 5 वन लाइनर में जाएगा। ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। ठीक है, इससे आप क्वेश्चंस कभी भी आपके क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे सीधे सीधे क्लिक करेंगे हमारी ही बातें। ठीक है, तो चलिए ये भी तरीका है हमारे MCQ सॉल्व करवाने का। ठीक है, चलिए अब हम नया क्वेश्चंस लाते हैं। तो नए क्वेश्चंस में हम ये देखते हैं कि अशोक से संदर्भित हम चीज़ें को पढ़ रहे हैं। अब अशोक के महावंश और दीपवंश या जो मतलब बौद्ध धर्म से संदर्भित जो भी ग्रंथ रहे हैं उसमें अशोक से संदर्भित क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे इनके पत्नियों के नाम भी मिलेंगे और बहुत सारे पुत्रों के भी नाम मिलेंगे। कुणाल भी मिलेगा, महेंद्र भी मिलेगा, जैसे संघमित्रा भी मिलेगी, पुत्री चारुमती भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप अभिलेख से संदर्भित, ये चूँकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है, तो अभिलेखों में क्या है? अभिलेख में तो प्रयाग एक अभिलेख है। ठीक है, प्रयाग अभिलेख में अशोक के एक पत्नी और एक पुत्र का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही आते हैं। तो ये क्या है? तो मतलब पत्नी जो है वो कारुवाकी की चर्चा है। ये क्या है? ये पत्नी है उनकी। और तीवर की चर्चा है इसमें। तीवर कौन है? इसके पुत्र हैं। तो सबसे पहले हमने इसलिए अभिलेख में ये चीज़ें बताई क्योंकि हमें पत्नियों से संदर्भित और इसके पुत्र और पुत्रियों से संदर्भित क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे वो इससे आते हैं कि अभिलेख में, प्रयाग अभिलेख में अशोक के पत्नी में किसका नाम है या अशोक के पुत्र में किसका नाम है। ठीक है, तो कारुवाकी और तीवर का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं। तो अशोक क्या हुआ कि अशोक का राज्यारोहण हो जाता है। उसके बाद में अशोक करता क्या है कि अशोक के राज्यारोहण के
8वें वर्ष क्या होता है कि कलिंग पे चढ़ाई, मतलब कलिंग का युद्ध होता है। तो ये देखिए 261 बीसी में कलिंग पर क्या होता है, आक्रमण करता है अशोक। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अब कलिंग कहाँ है दोस्तों, तो कलिंग कहाँ है, पहले तो ये क्वेश्चंस बनता है। ये है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है। उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध यहाँ का हाथी हुआ करता था, जिसकी उपयोगिता युद्ध के मैदान में की जाती थी। ठीक, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। अब चलिए, कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था। ठीक, ये भी क्वेश्चंस बनता है 261 बीसी, इसमें भी कोई विवाद नहीं है। ठीक है, तो कलिंग जो है, अब इससे 2 क्वेश्चंस और बनते हैं, वो भी देख ले। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ, अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, एक ये बनता है क्वेश्चन, और एक और बनता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस क्या बनते हैं, या तो 9वें वर्ष बनते हैं या 8 वर्ष के बाद में बनता है। ठीक है, तो चलिए अब मौर्य धर्म से संदर्भित अनुयायियों की चर्चा कर लेते हैं। तो जहाँ तक आपको पता है कि जो मौर्य साम्राज्य के प्रथम संस्थापक करता है वो है कौन, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य इनसे संबंधित रहे हैं। चाणक्य जो है, अब चाणक्य की चर्चा हमने बताया तो चाणक्य नाम याद आया, तो इस पे भी हम एक क्वेश्चंस बनाते हैं। तो चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और इसी को कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम अलग अलग आते हैं सभी जगह। ठीक है, बहुत दिनों तक ये तो ये पता ही नहीं चल पाया कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो जो है वो विष्णुगुप्त कौन है और चाणक्य कौन है। लेकिन एक सोर्स है, ये क्वेश्चंस बहुत VVVI क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये चाणक्य ही विष्णुगुप्त है और वही कौटिल्य है। इसकी चर्चा का स्रोत हमें एक है, वो है कामंडक की रचना नीतिसार। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है किसी बुक्स में मिलती नहीं है, ये बहुत ही जो ऑथेंटिक बुक है यही सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही ऊंचे स्तर पे इस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं। तो ये भी चाणक्य से संदर्भित हमारे दिमाग में आया। अर्थशास्त्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र, चलिए अब अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन निकालते हैं। अब अर्थशास्त्र से संदर्भित रुकिए, एक क्वेश्चन आता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा है, BPSC में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी में तो सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अर्थशास्त्र है उसका विषय क्या है। ठीक है, इसके विषय के बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब उसमें क्या है, अर्थशास्त्र को देख के बच्चे जो है आर्थिक चीज़ों पे ही टिक लगाते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था से संदर्भित ये चीज़ें जरूर दी रहेंगी और आप देखिएगा A नंबर में ही ये चीज़ें दी रहेंगी। इससे 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें A का जो ऑप्शन होगा उसमें अर्थव्यवस्था ही लिखा हुआ होगा और वहीं टिक भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ये कभी भी, ये नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका विषय क्या है, तो राजनीति और लोक प्रशासन। ठीक है, तो राजनीति और लोक प्रशासन इसका विषय है। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका विषय क्या है, तो राजनीति शास्त्र पे ये है और लोक प्रशासन पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चंस रहे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अब चलिए इसमें और आगे MCQs देखेंगे और वो सारे MCQs जो होंगे वो सिर्फ उसी के लिए होंगे जो, चूँकि हम यहाँ जो भी MCQ करवाएंगे वो सारे ही क्वेश्चंस बनते हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चंस जाएगा नहीं। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो जिस क्वेश्चंस के बनने की संभावनाएं सबसे प्रबल होती हैं वही क्वेश्चंस मैं अपने MCQ वाले सेशन में करवाया करता हूं। तो दोस्तों इस पर आप बने रहिए और मतलब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य से संदर्भित और भी क्वेश्चंस की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए आप हमें विदा कीजिए।
थैंक यू सो मच।